हेलो, मैं हूं यूनिस खान और कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को। तो देखिए, आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझा है। हमने पहले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ठीक है ना, और उसकी पहचान क्या है। इन सब के बाद में ये आता है कि अगर किसी रासायनिक बदलाव को दर्शाना है, उसको कॉपी में लिखना है तो किस प्रकार लिखा जाएगा, और हमें उसको इस तरह से लिखना है ताकि उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अगर आपको सिंपली मेडिसिन का नाम लिख दे और उसके बाद में आपको कुछ ना बताए ये कैसे लेनी है, कितने टाइम लेनी है, कब लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, तो वो जो जानकारी वो अधूरी मानी जाएगी। इसी प्रकार से जब हम अपनी कॉपी में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखना उसको ताकि उसको पढ़ते ही हमें ये पता लग जाए कि ये कौन कौन चीज़ें आपस में अभिक्रिया करने लग रही है, और जो अभिक्रिया करने लग रहे हैं वो है क्या चीज़, और सॉलिड में है, लिक्विड में है, और उनको अभिक्रिया करने के लिए किस कंडीशन की ज़रूरत होती है। उनको गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हमारे लिए चैलेंज ये है कि उसमें सभी बातों को लिखना पड़ेगा ताकि हम उसको पढ़कर ये बता सके भी ये रिएक्शन किस प्रकार से की गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक पॉइंट्स का यूज़ करेंगे जो इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उनको समझने से पहले हम यहाँ समझते हैं, दो पॉइंट समझते हैं। एक यहाँ आता है शब्द समीकरण और दूसरा आता है ढांचा समीकरण। अब ये देखिए, शब्द समीकरण क्या होता है। अगर आप ऐसे बोलते हो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बदलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, इस तरह से आपने लिख दिया हिंदी में इसको, इस तरह से आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बदलता है जल के अंदर। अगर आपने शब्दों का यूज़ करके एक समीकरण को दर्शाने की कोशिश की है तो उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। क्योंकि आपको ये पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी है कि मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। अगर आपको फार्मूले बनाने नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है जहाँ पर आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप समझकर 10वीं क्लास में जितने भी केमिकल फार्मूले यूज़ होते हैं उनको आप बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल आप 5 से 7 मिनट के अंदर उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से फार्मूले बनाने सीख जाओगे। अब देखते हैं कि जैसे आपने क्या कहा कि मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार आप कार्बन है या हाइड्रोजन है या जल है, जल को हम लिखते हैं H2O के अंदर। तो आपने क्या किया, शब्द समीकरण के बजाय आपने शब्दों को हटाकर और उन पदार्थों के प्रतीकों का उपयोग किया है। तो इस तरह से आपकी जो नई समीकरण बनती है इसे हम क्या बोलेंगे, ढांचा समीकरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ढांचा समीकरण, क्योंकि अभी एक तरह से ढांचा स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास। ढांचा मीन कंकाल। अब देखो, डेड बॉडी के कंकाल कैसे होते हैं, वो कंकाल क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी नहीं है। इसी तरह से ये जो समीकरण अभी कंप्लीट नहीं है, अधूरी है। क्यों, किस लिए कह सकता हूँ मैं अधूरी है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैग्नीशियम कैसा है, ठोस है या लिक्विड है या द्रव, अपना लिक्विड है या गैस है, ऑक्सीजन कैसी है, गैस है या लिक्विड है, ऐसा नहीं पता लग रहा आपको। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, जल बना वो कैसा बना है, लिक्विड बना है या गैस बना है या सॉलिड में है, और किस तरह से आपने इनको गर्म किया या ठंडा किया है, या इनमें करंट पास किया है, विद्युत धारा का यूज़ किया है, आपने इसको गर्म किया है या आपने कुछ और सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया है। तो इन तीनों ढांचा समीकरणों को देखने से हमें कंप्लीटली पता नहीं लगने लग रहा कि ये रिएक्शन किस प्रकार से करवाई गई है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम देखेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिनका उपयोग करके हम किसी भी समीकरण को, ढांचा समीकरण को एक कंप्लीट, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं। अब अपना मेन बिंदु क्या आता है कि किसी भी रासायनिक बदलाव को, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो आप लैब में करके देखते हैं, उसको कॉपी में लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जो लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन के फीते को जलाकर देखा था, तो उसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपने जिन बातों का ध्यान रखना है वो आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए कि समीकरण को सही तरह से लिखने के लिए आपकी जो समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए। संतुलित कैसे करते हैं इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो आपने पदार्थ लिए हैं, अभिकर्मक या उत्पाद जो हैं, वो भौतिक अवस्था कौन सी है उनकी, जैसे वो ठोस में है, द्रव में, या फिर गैस अवस्था में है। वहाँ पर आपने उष्मा का उपयोग किया है तो उसको दर्शाना है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उष्मा में बदलाव आपने दर्शाना है। आवश्यक परिस्थितियाँ,
किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती है जो हमें चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पढ़ा है कि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में हरे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। तो हरे पत्ते में ऐसी क्या खास बात होती है, तो वहाँ पर होती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी होना ज़रूरी है। तो ये जो शर्तें हैं, ये जो परिस्थितियाँ हैं, उनको भी यहाँ दर्शाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जब हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और समीकरण को लिखते हैं तो आपकी समीकरण कंप्लीट हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी है तो आपको जो मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, वो कौन सी लिखी है, किस टाइम लेनी है, कितने दिन लेनी है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप एक तरह से एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं कि समीकरण कंप्लीट कब होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कब होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ दिखाया आपको कि ये देखिए CO2 + H2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है, जल जो पौधे जड़ों की मदद से ज़मीन से खींचते हैं, वो दोनों अभिक्रिया करते हैं हरे पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ग्लूकोज बनती है पत्तों के अंदर जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और साथ में आपको पता है इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। और छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो ये जो आपके सामने एग्जांपल है, ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है। तो मेन पॉइंट आपका क्या था कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आपने ऐड करनी है। एक यहाँ बिंदु आता है तापमान, ये आप जानते हो, गर्म या ठंडा करना, दाब, उसको प्रेशराइज करना, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि उनके गैसेज के बीच में रिएक्शन होती है तो उनको दबा के रखना पड़ता है। इसके अलावा उत्प्रेरक को दर्शाना, ये उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक को हम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है, और आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन है, तो आपका तीसरा दोस्त क्या करता है, आपके दोनों के बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए आप दोनों को समझाता है और आप जल्दी समझ जाते हैं और वापस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वो जो आपका थर्ड जो फ्रेंड है वो एक तरह से उत्प्रेरक का काम कर रहा है और आपके बीच की जो लड़ाई है उसने उसको कम किया है। हालांकि आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है। तीसरा जो आदमी होता है वो दो के बीच में गैप बढ़ाता है, यानी कि लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो केस चलने लग रहा है, यूक्रेन का और रसिया का केस चलने लग रहा है, तो कुछ लोग उसमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं युद्ध को, कुछ अपने फ़ायदे के लिए युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो युद्ध को रोकना चाहते हैं वो भी उत्प्रेरक है और जो बढ़ाना चाहते हैं वो भी उत्प्रेरक है। पर दोनों में अंतर क्या है, जो रोकना चाहता है वो ऋणात्मक है, यानी कि धीरे करना चाहता है प्रोसेस को, और जो तेज़ करना चाहते हैं वो धनात्मक है। तो उत्प्रेरक ये कह सकते हैं कि दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया को तेज़ करते हैं या धीरे करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे तो हम समझते जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो देखो, संतुलित करने का मेन पॉइंट क्या आता है यहाँ पे। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ है और आपको मार्केट से पेन लाने हैं 5 रुपये की कॉस्ट का, तो आप कितने पेन लाएंगे, आप सोच के देखिए। 20 रुपये के आपने पेन लाने हैं और 5 रुपये एक पेन की कॉस्ट है, तो वैसी बात आप ऑटोमेटिक समझ गए कि आपको 4 पेन लाने हैं। तो यानी कि आपने क्या देखा, जो टोटल पेन की कॉस्ट है और जो आपने टोटल रुपये उसको दिए हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं। इसी प्रकार से अभिक्रिया के अंदर भी यही रूल फॉलो होता है। जो पदार्थ लिए जाते हैं उन सब का द्रव्यमान और जो पदार्थ बनते हैं उन सब का द्रव्यमान एक बराबर होता है। यानी कि अभिक्रिया करने से पहले कुल कितना द्रव्यमान आपने लिया था और अभिक्रिया करने के बाद में कुल कितना जो उत्पाद उसमें कितना द्रव्यमान है, वो दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पॉइंट क्या है आपका कि अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान बराबर है अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। तो अब आपने ये पढ़ा है कि द्रव्यमान यानी कि मास, किसी बॉडी का जो मास है या जो भी टोटल मास है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मास को ना तो हम बना सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि नष्ट किया जा सकता है। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के पीछे कारण क्या होता है कि जो कुल द्रव्यमान जो लिया गया है वो हमेशा बराबर होना चाहिए
जो उत्पाद बना है उसके कुल द्रव्यमान के। तो ये अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो आपके सामने जो एग्जाम्पल लिया गया है वो सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है, और अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो जितने भी एग्जाम्पल है वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है कि आयरन जो है Fe वो वाटर से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है और Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसको आपने संतुलित करना है। तो संतुलित करने का मीनिंग ये होता है कि जो ये बीच में एरो है, तीर का निशान है, उसके दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जितने भी परमाणु उन सब की संख्या बराबर होनी चाहिए। पर आपने एक बात ध्यान रखना है कि जो ये सूत्र है यहाँ पर किसी भी केमिकल फार्मूले की बात करें वो बदलने नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा भी Fe3O4 है तो O4 की बजाय O2 कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स हम क्यों बनाते हैं? बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना होता। आपने कोई भी बदलाव करना है संख्या के हिसाब से तो बॉक्स से बाहर की तरफ करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन केमिकल फार्मूलों को नहीं छेड़ना आपने। अगर आपका जो फार्मूला H2O है तो ये हमेशा H2O ही रहना चाहिए। अब इसको बैलेंस करने की प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखा कि जो भी आपने समीकरण को बैलेंस करना है उसको आपने उसके अंदर जो भी केमिकल फार्मूले उन सबको बॉक्स में क्लोज कर देना है। इसका मीनिंग ये है कि आपने बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना। अब यहाँ पॉइंट आता है कि बैलेंस कैसे किया जाए, संतुलित कैसे किया जाए। तो आपने ऐसे परमाणु को देखना है, ऐसा तत्व देखना है जिसकी परमाणु के जो नंबर हैं, परमाणुओं की संख्या वो सबसे ज़्यादा है, चाहे वो आपकी अभिकर्मक की साइड में हो चाहे वो उत्पाद की साइड में हो, किसी भी तरफ हो, एरो के किसी भी तरफ हो, पर आपने ये देखने हैं कि संख्या किसकी ज़्यादा है। तो आप देखिए Fe अकेला है, यहाँ Fe3 है, और आप सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा है, 4 बार आया हुआ है यहाँ पर ये। तो इस सबसे ज़्यादा वाले तत्व को आपने सबसे पहले बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए देखिए आपके एरो की दूसरी तरफ यानी कि उत्पाद में देखिए कुल कितने ऑक्सीजन है। तो कुल कितने ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर आप ऑक्सीजन कितने नज़र आ रहे हैं? 4 ऑक्सीजन नज़र आने लग रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके उत्पाद साइड में 4 ऑक्सीजन है तो आपने अभिकर्मक साइड में भी 4 कर देने हैं, ठीक है ना। तो 4 कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने का मीनिंग ये होता है कि अब ये हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 4, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई मान लेनी है, गुणा कर देनी है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बार क्या है? 4, तो 4 से गुणा हो गए। हाइड्रोजन कुल कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 है यहाँ पर, 4 से गुणा किया कितने हो गए? 4। तो 4 आपके यहाँ पर ऑक्सीजन और 4 आपके यहाँ ऑक्सीजन, दोनों बराबर हो चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जो सबसे ज़्यादा उसको बैलेंस करने की कोशिश की है, संतुलित करने की कोशिश की है। उसके बाद में आपने अब देखना है यहाँ पर कितने, देखो अब 4 के बाद में कौन सा तत्व आ रहा है? आयरन, जो सबसे ज़्यादा है, 3 है यहाँ पर। और यहाँ आयरन कितने हैं? अकेला है। तो अकेला 1 है तो आप क्या करोगे से 3 से गुणा कर दोगे। तो अब आपके क्या हो चुके हैं? आयरन भी 3 हो चुके हैं। ये जो आपने नंबरों की गुणा करनी है हमेशा फ्रंट में करनी है, आगे करनी है, आपने यहाँ नहीं लिखनी है पीछे। आगे गुणा करते हैं हमेशा, ठीक है ना, आगे बिल्कुल सामने की तरफ। अब आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, आपका आयरन भी बैलेंस हो गया, दोनों तरफ बराबर हैं। अब बचा क्या है आपका? सबसे लास्ट में आपने हाइड्रोजन को चेक करना है, भी हाइड्रोजन कितने रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और यहाँ देखते हैं कितने हाइड्रोजन आए हुए हैं आपके, यहाँ आए हुए हैं 8 हाइड्रोजन। तो आपके यहाँ 2 है और इस तरफ 8 है, तो वैसी बात आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों तरफ अब ऑक्सीजन, आयरन और हाइड्रोजन तीनों की संख्या बिल्कुल एक बराबर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि केमिकल फार्मूले से छेड़छाड़ नहीं करनी है। केमिकल फार्मूले के अंदर जितने भी तत्व के परमाणु हैं उनकी संख्या को नहीं बदलना है। आपने मल्टीप्लाई यानी कि गुणा जो करनी है वो हमेशा बॉक्स के बाहर करनी है। तो इस तरह से हम कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिया एग्जाम्पल, आप सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, H2 प्लस O2 बदलता है चेंज इनटू H2O में। अब आप बताइए किस तरह से बैलेंस करेंगे इसे हम। सबसे पहला तो पॉइंट आपका क्या था कि इन सबको बॉक्स में बंद कर दीजिए। पहले तो इनको बॉक्स में बंद करने के बाद में हम सिक्योर हो जाएंगे कि अपने जो
केमिकल फार्मूले हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अब आप ये देखिए कितने ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं 1। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, वाले हाइड्रोजन 2 यहाँ थे और 2 से बार मल्टीप्लाई है तो टोटल 4 हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपने थोड़ी देर पहले देखा था CO2 प्लस H2O एरो, जो भी कंडीशन थी C6H12O6 प्लस O2, ये आपकी होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसको आपने बैलेंस करना है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बिल्कुल आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन कितने यहाँ पर 6 और यहाँ कार्बन कितना आया हुआ है, देखो इस साइड में 1 आया हुआ है। बॉक्स में क्लोज कर दीजिए ताकि आपको एक तरीका याद रह जाए, ठीक है ना। इन सबको बॉक्स में बंद किया, फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ नहीं। अब ये देख कितने कार्बन यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने हैं 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कार्बन तो 6 हो चुके हैं, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं यहाँ पर 2, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई 12 और 1 यहाँ पर है। पर इससे पहले देखिए हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 6 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा, आपके हाइड्रोजन भी कितने हो चुके हैं 6 दूनी 12, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन और यहाँ भी 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब आपके कार्बन भी बराबर हो गए, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। अब आपने ऑक्सीजन को बराबर कर देना है। तो ऑक्सीजन को कैसे बराबर करेंगे, तो ऑक्सीजन को बराबर करना है तो आप काउंट कर लीजिए यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर कितने, देखो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ और 6 यहाँ, टोटल आप कितनी हो चुकी है 12 और 6 18 में से 6 यहाँ पर है तो 12 बच गए बाकी। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी कि 6 × 2 12 और 6 ये 18। तो इस तरह से दोनों तरफ देखते हैं ऑक्सीजन की वैल्यू बराबर हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।